हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। आगे जो रिएक्शंस हैं और जो मिनरल ओर वाला जो टॉपिक है वो भी कवर होगा। इसके अलग अलग पार्ट्स बनेंगे वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के अलग अलग पार्ट्स होंगे जिसमें ये है पार्ट नंबर 1 और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर बोर्ड पे वो लिखी है मेलिएबिलिटी। और मेलिएबिलिटी या फिर मेलिएबल हम किसी मेटल को तब बोलते हैं जब उसकी एबिलिटी है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई मेटल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है तब हम बोलेंगे कि वो मेटल जो है वो मेलिएबिलिटी को शो कर रहा है और वो मेलिएबल है, ठीक है। अब इसमें अगर हमें किसी मेटल पे देखना है कि कैसे वो मेलिएबल होगा, कौन सी फोर्स उस पर लगाएंगे जो मेलिएबिलिटी शो हो। तो एग्जांपल के लिए जैसे अगर यहाँ पे ये एक मेटल है, ठीक है, ये कोई मेटल है और मुझे चेक करना है या फिर हमें देखना है कि मेलिएबल है या नहीं है, या मेलिएबिलिटी में कैसी फोर्स लगती है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लगेगी नीचे की ओर, एक फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है। तो बीच में मेटल होगा, एक फोर्स ऊपर से आएगी कंप्रेस करने, एक फोर्स नीचे से जाएगी ऊपर कंप्रेस करने, और बीच में मेटल क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो ये जो फोर्स है इनका नेचर कैसा होगा, ये दोनों होंगी कंप्रेसिव फोर्स। ये जो फोर्स होंगी ये होंगी कंप्रेसिव फोर्स, जो कि मेटल को कंप्रेस करके किस में कन्वर्ट कर देंगी, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देंगी। और तब हम बोलेंगे कि मेटल क्या शो कर रहा है, मेलिएबिलिटी को शो कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास आता है, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो होती है डक्टिलिटी। अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो ये हम तब बोलेंगे जब कोई मेटल डक्टाइल है अगर उसकी कैपेबिलिटी है कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, तब हम बोलेंगे कि वो मेटल क्या है, डक्टाइल है। और इसके अंदर अगर हम देखें मेटल कुछ ऐसा होगा, ये मेटल है और यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगी, एक इधर लगेगी राइट साइड, एक इधर लगेगी लेफ्ट साइड, और कैसे लगेगी, इसकी लेंथ के अलॉन्ग लगेगी। जो लेंथ है, जो लंबाई है उसकी अलॉन्ग लगेगी। एक इसको इधर की तरफ खींचेगा और एक इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है। अभी जो खींचने वाली जो मैंने फोर्स बोली है इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पर जो दो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं उन फोर्सेज का नाम होगा टेंसाइल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी उन्हें हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स, जो कि इसके लेंथ के अलॉन्ग इसको स्ट्रेच करेगी और इलोंगेशन देगी, ठीक है। जिससे स्ट्रेच होगा ऑब्जेक्ट एंड इलोंगेट होगा। और ये लगती कहाँ है, सेंटर। अगर हम लोग बात करें कि ये सेंटर है मेटल का, तो इससे दूर अवे फ्रॉम सेंटर ये फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट फील करेगा और फोर्स का नाम होगा टेंसाइल फोर्स। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा टेंसाइल मेटल है वो कौन सा है, तो उसका नाम है प्लेटिनम, ठीक है। बट जो आपको बोर्ड्स में लिखना है वो है गोल्ड, ठीक। तो जो प्लेटिनम है ये सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाता है, मतलब इसको खींचे बहुत पतली वायर्स बनाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा, इवन गोल्ड से भी ज़्यादा पतली वायर बनाई जाती है। इसकी जो डक्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है गोल्ड से। बट गोल्ड जो है वो मेलिएबल है, ठीक है। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल प्रॉपर्टी को दिखाता है। और ये क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। ये मोस्ट मेलिएबल मेटल है और ये जो है ये है मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसको नोट करो, फिर मैं इसे रेज कर रही हूँ। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें तो मेलिएबिलिटी में सोडियम और पोटेशियम आ जाते हैं। सोडियम जिसका सिंबल होता है, या फिर मैं लिख देती हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये मेलिएबल नहीं होते हैं। और अगर डक्टिलिटी की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास
एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, जिंक, ये हमारे पास आ जाएंगे जो कि नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि आप इन्हें कन्वर्ट करना चाहो अगर थिन वायर्स में तो हम इन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेलिएबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें जो मेटल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थिन शीट्स में। और डक्टिलिटी में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थिन वायर्स में। मेलिएबिलिटी में कौन से जो दो हैं वो नहीं होते हैं मेलिएबल? तो हम बोलेंगे सोडियम और पोटेशियम। और अगर हम डक्टिलिटी में देखें एक्सेप्शन, तो ये है सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और जिंक। जिंक जो रहता है ये नेचर में ब्रिटल रहता है। ब्रिटल मतलब अगर आप इसको खींचोगे ना तो ये आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, तो ये ब्रिटलनेस को शो करता है। और ये जो मरकरी है, ये लिक्विड में रहता है, लिक्विड स्टेट रहती है इसकी, जिसकी वजह से इसको थिन वायर्स में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और जो सोडियम और पोटेशियम है, ये जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव के साथ साथ सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, तो इन्हें भी हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये था मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। अब अगर इसमें बात करें गोल्ड की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो इससे 2 किलोमीटर लंबी वायर को बनाया जा सकता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और मेटल है जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन भी जो है वो बहुत इनविजिबल वायर बना देता है, मतलब ज्यादा डक्टाइल होता है, इनविजिबल वायर, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, तो हम बोलेंगे प्लेटिनम, फिर है गोल्ड, और सबसे ज्यादा लीस्ट डक्टाइल में हम लोग दे सकते हैं टंगस्टन। बट इसकी भी वायर्स बहुत ज्यादा पतली बनती है जो कि बहुत ज्यादा इनविजिबल होती है। तो ये जो टॉपिक था ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और इसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज करी है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसमें मेलिएबिलिटी में एक चीज और पढ़ानी है, इसके अंदर हम लोग जो स्वीट्स खाते हैं जैसे कभी काजू कतली वगैरह, तो इस पे हम लोग देखते हैं ऊपर एक फॉइल चढ़ी होती है जो कि ज्यादातर या तो सिल्वर की होती है या तो गोल्ड की। इसे बोलते हैं या तो सिल्वर लीफ होती है, सिल्वर लीफ, या फिर गोल्ड लीफ होती है, गोल्ड लीफ, ठीक है। और वो जो सिल्वर लीफ या गोल्ड लीफ है उसको कहा जाता है वरक। मिठाई के ऊपर जो कोटिंग होती है उसको कहा जाता है वरक। और ये जो वरक है ये एडिबल होता है, यानी इसको खाया जा सकता है, ठीक है, ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और कारण क्या है इसका, मतलब गोल्ड और सिल्वर खाने का, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बेबल होती है। और अगर ये नॉन एब्जॉर्बेबल है तो ये आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये भी मुझे बताना था। तो इसके अंदर भी जो सिल्वर या गोल्ड होता है उसको कंप्रेसिव फोर्स को इस्तेमाल करके उसकी बहुत ज्यादा पतली थिन शीट्स बनाई जाती है और इसको स्वीट्स वगैरह के ऊपर लगाया जाता है ताकि वो थोड़ा डेकोरेटिव फॉर्म में आए। और उसकी प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन जब आप प्रेजेंट करोगे उन स्वीट्स को तो वो दिखने में क्या लगे, थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है मेलिएबिलिटी को यूज किया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और दूसरी चीज एक और, हम लोग फूड रैप जब करते हैं, जब अपने खाने की पैकिंग करते हैं, जब फूड रैपिंग करते हैं, तो वहां पर भी हम एल्यूमिनियम की फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो भी बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मेलिएबल होता है और थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से आप उसके अंदर फूड वगैरह, कई बार देखते होगे चपाती वगैरह हम उसी के अंदर रैप करके ले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम फॉइल को यूज क्यों करना है, ठीक है, क्या 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 ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वो बताती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये चीप होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये प्रोटेक्ट करेगा माइक्रोब से आपके खाने को। तीसरी चीज ये थर्मल आइसोलेशन देगा, यानी आप इसमें गर्म रखोगे तो ये क्या करेगा, उस हीट को प्रिजर्व करेगा, हीट को बनाए रखेगा। अगर आप ठंडा खाना रखोगे तो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा जिसकी वजह से गर्मी इसके अंदर नहीं आएगी और आपका फूड इंटैक्ट रहेगा। तो थर्मल आइसोलेशन देने का भी काम करता है, ठीक है। और उसके अलावा नॉन ज्यादातर फूड जो होते हैं उनके साथ जो
एल्यूमिनियम है नॉन रिएक्टिव होता है, यानी आपके खाने के साथ मिक्स नहीं होगा तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और खाना भी जो है वो सेफ रहेगा। तीसरा, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से, लाइट से, मॉइस्चर से, इन सबसे प्रिवेंट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो खाना है ये लंबे समय तक के लिए क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। कुछ यहाँ पर अगर नॉन रिएक्टिव की बात करिए तो यहाँ पर कुछ चीजों के साथ एल्यूमिनियम फॉइल रिएक्ट कर सकती है, जिसे हमें जो चीजें हमें इसमें रखने से बचना चाहिए वो है सारी एसिडिक फूड, जिसमें आपका स्पाइसी फूड, कई बार उसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, विनेगर डाला हुआ फूड। विनेगर में एसिड होता है जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके और उसको पॉइजनस बना सकता है। ठीक है, तो इनको डालने से बचना चाहिए और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है एल्यूमिनियम का क्या बोलेंगे, प्रेजेंस वो भी ज्यादा है, तो बहुत चीप कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और चौथी चीज ये शो करता है, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, मेलिएबिलिटी। ये बहुत ज्यादा लाइट होता है, लाइट मतलब बहुत हल्का होता है, तो बहुत भारी नहीं लगेगा। आप बहुत आराम से खाने को रैप करोगे, इसका वजन भी क्या होगा, कम होगा, और बहुत पतली शीट्स होंगी। तो यहाँ पे जो करेक्टर दिखाता है मेलेबिलिटी को भी शो करता है, इसीलिए हम लोग फूड रैपिंग में एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या नहीं रखना है, तो इसके अंदर कोई अगर एसिडिक चीज है जिसमें विनेगर जैसी चीजें हैं, ठीक है, तो एसिड से रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए हम उसमें नहीं रखते हैं। पहले से ही अपने ऊपर एक ऑक्सीडेशन करके पहले से एक नेचुरल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडेशन से खुद को बचा लेता है और दोबारा कोरोड नहीं होता है, दोबारा अपना कोरोजन नहीं कराता है, जिसकी वजह से खाना भी जो है वो अंदर सेफ रहता है। तो चीप रहता है, माइक्रोब से बचाता है, थर्मल आइसोलेशन करता है, रिएक्टिव नहीं होता है ज्यादातर फूड के साथ, ऑक्सीडेशन से, लाइट से और मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है, और जिसकी वजह से खाने को फ्रेश रखता है। ठीक है, तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हैं फॉर फूड रैपिंग। ठीक है, और वर्क का मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब बात करते हैं, अगर हमने मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पढ़ा है तो इसमें एक बात करते हैं मेटल की, जिसका नाम है जिंक और जिसका सिंबल है Zn। जिंक इज नीदर मेलिएबल nor ductile at रूम टेम्परेचर। अगर हम जिंक की बात करें, रूम टेम्परेचर जिसको हम कितना मानते हैं, जिसको हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे जिंक को चाहोगे कि वो मेलिएबिलिटी शो करे या डक्टिलिटी, यानी या तो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए या तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करें, एट रूम टेम्परेचर जिंक इज ब्रिटल इन नेचर, यानी अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे चाहोगे कि ये थिन शीट्स में या थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो जिंक है वो नेचर में कैसा है, ब्रिटल है। ब्रिटल यानी कि आसानी से टूट जाएगा। किसी भी चीज को अगर आप स्ट्रेच करोगे और वो टूट गई तो स्ट्रेच थोड़ी हुई। ठीक है, तो अगर आप इसको स्ट्रेच करने जाओगे जिंक को, तो ये ब्रिटलनेस शो करेगा और टूट जाएगा और ये स्ट्रेच नहीं होगा। बट अगर फिर भी आप चाहते हो कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को शो करे at high temperature, यहाँ पर हम लोग जो है हाई टेम्परेचर पे जिंक इज, या फिर जिंक कैन शो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इनको बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट्स। लैब में कुछ हीट ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और उन हीट ट्रीटमेंट्स की, अगर आप हीट ट्रीटमेंट्स दोगे तब जो है जिंक जो है ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को शो कर सकता है इन लैब कंडीशंस। ठीक है, कुछ हीट ट्रीटमेंट्स देते हैं
तब जाके जो जिंक है ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को शो कर सकता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर कोई पूछे कि क्या जिंक मेलिएबल और डक्टाइल है तो आंसर इज नो, ना ही मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है, बस क्या है, ब्रिटल है। ठीक है, यानी आसानी से टूट जाएगा, ना तो आप इसे स्ट्रेच कर पाओगे ना ही कंप्रेस कर पाओगे। प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, इसको यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। तो इसमें कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसका रोल शामिल है, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज है। देखो, पहली तो है मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी की वजह से आप एल्यूमिनियम को कंप्रेसिव फोर्स लगा के इसको आप अपनी भी कोई डिजायर्ड शेप जो है उसको दे सकते हो, जिसकी वजह से यूटेंसिल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म्स दी जाती हैं। और दूसरी है हीट कंडक्शन। एल्यूमिनियम जो है ये हीट की कंडक्शन इवनली कराता है, इवनली जो है, इवनली और एफिशिएंटली। ये हीट को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कहाँ पे भाई, सरफेस तक। जितना भी आपका सरफेस होगा यूटेंसिल का, उन सब में ये हीट को इवनली स्प्रेड कर देगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो इसकी थर्मल क्वालिटीज है, यानी हीट कंडक्शन की जो क्वालिटीज है, यानी हीट को, ऊष्मा को हर जगह पे समानता से फैलाना, इसमें भी माहिर है। और पहला तो हमने पढ़ा ही था मेलिएबिलिटी। तो ये दो करेक्टर्स है जिनकी वजह से हम लोग बर्तन बनाने में किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था अभी कोरोजन, कोरोजन से रेजिस्टेंस देता है, जंग वंग लगना, ये इन सब से बचा रहता है। उसके अलावा चीप है, ठीक है, रीच हमारी इसके ऊपर बढ़ सकती है। और इसके अलावा हम देखें तो ये लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये लाइट वेट होता है। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। पहला जो कि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी पे डिपेंड है। ठीक है, पहला है गोल्ड जिसका सिंबल है Au। ये जो है मोस्ट मेलिएबल मेटल है, मोस्ट मेलिएबल मेटल। ठीक है, और जो प्लेटिनम जिसका सिंबल होता है कैपिटल P स्मॉल t, ये मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है हार्डनेस। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। देखो, किसी भी चीज को हम हार्ड कब बोलेंगे, हार्ड का हर बार मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड स्टेट में है तो इसका मतलब वो हार्ड है। ठीक है, देखो, जब किसी चीज को आप कट करो, किसी चीज को आप टीयर करो, यानी फाड़ो वगैरह या कुछ भी करो, घिसो, तो वो एब्रेशन ना दिखाए, यानी कि वियरिंग एंड टीयरिंग ना हो उसका। इसका मतलब जैसे आप जूते पहनते हो और थोड़े टाइम पहनने के बाद आप देखते हो कि जूते का जो आगे वाला पोर्शन है, जो कपड़े वाला जो पोर्शन होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, या जो सोल होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे पतली हो जाती है, घिस जाती है। ठीक है, तो जो घिसे ना, जो कटने पे रेजिस्टेंस दे, रेजिस्टेंस दे मतलब रुकावट लाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड। ठीक है, इसकी यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इफ एनी सब्सटेंस shows resistance against, पहला कटिंग और दूसरा एब्रेशन, यानी कि वियरिंग डाउन और टीयरिंग अवे, यानी घिसने से, ठीक है, रगड़ने पे, या घिसे ना, रगड़े ना, ठीक है, उस वो पाउडरी फॉर्म में बाहर ना आए, तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, हार्ड होगा। स्क्रैपिंग अवे, टीयरिंग अवे, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, स्क्रैपिंग अवे लिख लो, यानी स्क्रैप आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ। पहला जो कि रुकावट दिखाए, यानी रेजिस्टेंस शो करे, किसके, अगर आप उसे काट रहे हो, कटे ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर प्योर जो आयरन है, अगर आप उसको कट करोगे तो वो कट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो किसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कटिंग के खिलाफ।
तो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड। एब्रेशन ना शो करे, यानी कि वियर डाउन ना हो, झड़ के ऐसे गिरे ना, ठीक है, स्क्रैप ना हो, स्क्रैपिंग ना निकले उसकी, ठीक है, घिसे ना, जैसे कि चौक है, अगर आप उसे घिसोगे थोड़े टाइम में तो वो होता क्या है, वो चौक का जो चूरा है वो चूरे की फॉर्म में नीचे आ जाता है, तो वो हार्ड नहीं कहलाएगा। इसके अलावा जब आप बहुत बार कोई सेम जीन्स पहनते हो तो जो आपके घुटने वाला जो पोर्शन होता है वो वाला पोर्शन बहुत पतला हो जाता है कपड़े का, उस जीन का, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एब्रेशन। ठीक है, तो जो एब्रेशन ना शो करे और जो कटिंग के और एब्रेशन के खिलाफ क्या दे, रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड। और ये हार्डनेस की भी प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, मेटल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें हार्डनेस में एक्सेप्शन की, तो हमारे पास कुछ 4-5 एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट, सब जो ज्यादातर जो मेटल्स हैं जनरली शो हार्डनेस, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये भी जो है हार्डनेस नहीं दिखा पाता है। इसके अलावा गैलियम, गैलियम जिसका सिंबल क्या होता है, Ga, ये भी नहीं दिखा पाता है। उसके अलावा आता है हमारे पास सीजियम, ठीक है, सिंबल होता है Cs, ये भी जो है हमें हार्डनेस नहीं दिखा पाता है। इसके अलावा हमारे पास सोडियम आता है और पोटेशियम भी आता है, यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम जिसका सिंबल होता है Na और पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K। तो ये जो हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जैसे कि मरकरी, गैलियम, सीजियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सारे हमें हार्डनेस नहीं शो करते हैं। ये दोनों तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें कट कर सकते हो यूजिंग नाइफ, चाकू की मदद से हम इन्हें काट सकते हैं। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मरकरी जो है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड, और गैलियम और सीजियम भी जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी रूम टेम्परेचर के पास ही, ये दोनों भी किस स्टेट में रहते हैं, तो ये भी जो रहते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर कुछ और चीजें मैं बताती हूँ। चलो, अब हार्डनेस को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक्सेप्शन की अगर बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एक तरीके के मेटल्स आते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो इसमें आते हैं पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ये जो होते हैं जनरली हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि हम इनको नाइफ की मदद से क्या कर सकते हैं, दे कैन बी कट। ठीक है, अब अगर बात करें अल्कली मेटल्स होते क्या हैं, तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप 1 के मेटल्स, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 1 अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता हो, ये अगर पीरियोडिक टेबल है तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और यहाँ पर क्या आते हैं, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक आते हैं। तो यहाँ पर होता है ग्रुप नंबर 1, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें हमारे पास आता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबीडियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 के अंदर। ठीक है, याद करने का तरीका है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, अगर मैं एक बार को हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूं, तो हमारे पास क्या बचता है, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सारे जो हैं किसके, कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। और ये जो है मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। क्यों होते हैं मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल मतलब इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो चाहते हैं ना, ये चाहते हैं स्टेबल होना और अपने ऑक्टेट को पूरा करना, जो कि हमने 9th का टॉपिक था। ठीक है, और इसको, ये जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये लोग डोनेट कर देते हैं, क्या करने के लिए भाई, खुद को स्टेबल करने के लिए, और कुछ तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अच्छा, ये किस किस से कंबाइन होते हैं, यहाँ पर देखो, तो अल्कली मेटल्स हो सकता है वाटर से कंबाइन हो, और क्या बनाए, हाइड्रोक्साइड्स बनाए। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स है, यानी अल्कली मेटल प्लस वाटर, क्या बनेंगे, कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के यही मेटल सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये किससे कंबाइन कर सकते हैं, ये हेलोजन से कंबाइन कर सकते हैं।
अब हेलोजेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेलोजन को हम बोलते हैं नमक बनाने वाली, सॉल्ट बनाने वाली फैमिली, सॉल्ट फैमिली, इससे कंबाइन करते हैं। ठीक, अच्छा हेलोजेंस क्या होते हैं भाई, तो यहाँ पर हमारा पड़ता है ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं हेलोजेंस, किसमें आते हैं, ग्रुप नंबर 17। अगर मेंबर के नाम लिखे तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, ब्रोमीन आता है, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, क्लोरीन आता है, और क्या आता है, आयोडीन आता है, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, हेलोजेंस। और अगर ये अल्कली मेटल्स यानी कि जैसे कि सोडियम, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम, रुबीडियम, लिथियम, ये सारे अगर हेलोजन से कंबाइन करते हैं यानी अल्कली मेटल्स प्लस हेलोजेंस, तो ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो याद रखना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन, अल्कली मेटल्स, ये हार्ड नहीं होते हैं, इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। और ये किससे रिएक्टिविटी दिखाते हैं, अल्कली मेटल्स वाटर से रिएक्टिविटी दिखाते हैं और बनाते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस। और दूसरा ये सॉल्ट फैमिली यानी हेलोजन से रिएक्टिविटी दिखाते हैं और बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम हो गया अल्कली मेटल, और ये कंबाइन करता है क्लोरीन से टू फॉर्म NaCl। और ये जो NaCl है ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। अगर आप इसे डिसॉल्व करोगे तो ये किस में टूटता है, Na+ में और Cl- में। ठीक है, तो जिसके अंदर आयंस आ गए, देखो ये क्या है, एनायन, ये क्या है, केटायन, Na+ Cl-। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये हो गई हार्डनेस को लेकर एक्सेप्शन, कि सब मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, जिसके अंदर आते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये हार्ड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज और लिखी हैं। पहली है सोनोरिटी। हमने पढ़ा है जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग साउंड और क्लिंगिंग साउंड यानी करेक्टराइज साउंड जो होती है उनको प्रोड्यूस करते हैं अगर आप उन्हें किसी चीज से बीट करते हो या फिर बजाते हो तो। ठीक है, ऐसे मारते हो तो वो अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है लश्चरस, यानी कि उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। और शाइनी होने की वजह से लाइट अगर उनके सरफेस पे आती है तो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, दे रिफ्लेक्ट लाइट। और वी कैन से दैट दे री एमिट लाइट, री एमिशन करते हैं, यानी लाइट को ऐसे, लाइट उनसे टकराती है मेटल से और दोबारा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, क्योंकि उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी। अब इस जिसकी वजह से उनका सरफेस शाइनी दिखता है, अब ऐसा होता क्यों है, तो अगर इसके रीजन की बात करें तो हमें पता है मेटल्स जो है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें KLMN शेल में तो इसकी क्या रहती है 2,8,1, इसकी रहती है 2,8,2 और इसकी रहती है 2,8,3। तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3। तो इनकी जो जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो इनकी जो लास्ट वाली जो शेल रहती है, यानी जिसमें भी लास्ट बार जा रहे हैं, तो इनकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, तो इस आउटर मोस्ट शेल में या तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। आप चाहो तो पूरी पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो, या तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या तो 2 प्रेजेंट होंगे, या तो 3। तब भी हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये भी इनका एक फिजिकल इनका एक नेचर है, जो कि हम बोल सकते हैं अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 है, या तो 3 है, तब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, मेटल्स की श्रेणी में रख सकते हैं। तो अब यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इनकी सरफेस पे घूम रहे हैं, जो इनकी आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे हैं, ठीक है, इन्हीं से जब कोई लाइट आती है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में हम एक और चीज से बता सकते हैं कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या करते हैं, कंडक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और करंट को फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लाइट आकर टकराएगी मेटल के सरफेस से, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, कुछ वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है जिसकी वजह से उस लाइट से, जैसे ही वो लाइट इनसे टकराएगी
ये जो लाइट है दोबारा से क्या कर देंगे, री एमिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो लाइट आई और टकराई फ्री इलेक्ट्रॉन से और उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसको दोबारा से री एमिट कर दिया, बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से हमें क्या दिखा, मेटल का सरफेस दिखा शाइनी। ठीक है, और ज्यादातर अगर हम देखें किसी मेटल की जो लस्ट्रस फॉर्म रहती है वो कब रहती है, वो रहती है इनके नेटिव स्टेट में। ठीक है, नेटिव यानी जो जब आप मेटल को प्योर फॉर्म में लोगे, यानी जब आप उसने किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है, तब हम क्या बोलते हैं, इनकी जो स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, क्या बता रही थी मैं, हाँ मैं बोल रही थी प्योर फॉर्म में इनका जो लस्टर रहेगा वो रहेगा नेचुरल लस्टर। ठीक है, नेटिव फॉर्म या फिर प्योर फॉर्म होती है जिसके अंदर मेटल ने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता है, ठीक है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है, तब जो इसकी लस्टर मिलेगी वो होगी इसकी नेचुरल मेटेलिक लस्टर, नेचुरल मेटेलिक लस्टर। ठीक, तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन्हीं ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ऐसा, ड्यू टू फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर डीलोकलाइज्ड भी आप बोल सकते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं हो, घूम रहे हैं, ठीक है, इधर उधर थ्रू आउट द कंडक्टर वो घूम रहे हैं, मेटल में घूम रहे हैं और फ्री हैं, तो वही क्या करते हैं, लाइट को री एमिट करते हैं, जिसकी वजह से मेटल का सरफेस शाइनी दिखता है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो कि है गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखो यहाँ पर गुड हीट की कंडक्शन कराने में नो रोल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हीट की कंडक्शन हो रही है, अगर मेटल जो है हीट की कंडक्शन करा रहा है, तो यहाँ पर इतना रोल नहीं है किसका, फ्री या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है, तो मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आता है रोल ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स को ई और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्यों ऐसा बोला कि भाई रोल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो कि क्या है, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल है हमारे पास एक, जिसका नाम है डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है वो एक्सीलेंट कंडक्टर माना जाता है हीट का, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, पर वो है क्या, नॉन मेटल। और अगर हम ये कह दें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये तो नॉन मेटल है, इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी तो एक्सीलेंट कंडक्शन करा रहा है हीट की, फिर ये कैसे करा रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी गुड, अगर हीट का गुड कंडक्टर की बात आ रही है, तो हर बार जरूरी नहीं है कि रोल किसका हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हो, क्योंकि हमारे पास नॉन मेटल में डायमंड है जो कि एक्सीलेंट कंडक्टर है किसके लिए भाई, हीट के लिए, और वो है क्या, नॉन मेटल। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता होगा, तो यहाँ पर डायमंड के अंदर होती है कुछ एटॉमिक वाइब्रेशंस, बेसिकली जितने सॉलिड्स होंगे इन सॉलिड्स, यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं। मतलब जैसे ही आप इन्हें हीट करोगे तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ एटॉमिक वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, कुछ फोनोनिक हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे डायमंड को, तो ये थ्रू आउट जिसका सरफेस होगा वहां पर हीट जो है वो फैल जाएगी, और किसकी वजह से ऐसी हीट फैल जाएगी, तो वो होंगी जो डायमंड के अंदर उस टाइम पे एटॉमिक वाइब्रेशंस हो रही है, यानी कि इसके अंदर जो एटम्स हैं, किसके एटम्स होते हैं, तो ये जो डायमंड है ये एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, यानी कार्बन के जो एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, फोनोनिक हीट ट्रांसफर, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑल्सो नोन एज, इसको हम लिख देते हैं नोन एज फोनोनिक हीट ट्रांसफर। तो इन्हीं वाइब्रेशंस को हम कहते हैं फोनोनिक हीट ट्रांसफर, जिसकी वजह से
जो नॉन मेटल भी है वो यानी डायमंड भी जो है वो थ्रू आउट हीट का क्या कराएगा, कंडक्शन कराएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं गुड हीट का कंडक्टर है, तो जरूरी नहीं है रोल किसका हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, बट अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात हो तो हर बार रोल किसका होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं दो को लेकर, देखो अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हो और दूसरा अगर आप नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो देखो अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो और हम बात करें किसको लेके, हीट कंडक्शन को लेके, तो इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हो तो हीट का कंडक्शन कैन बी पॉसिबल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, बट इट कांट बी पॉसिबल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये याद रखना। मेटल्स के केस में हो सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही हो और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो पॉसिबल है ही, बट नॉन मेटल में कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट का ट्रांसफर नहीं होता। नॉन मेटल्स में हमारे पास कुछ एटॉमिक वाइब्रेशंस होती है जिनकी वजह से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है और उन्हें कहते हैं फोनोनिक हीट, उसे कहते हैं फोनोनिक हीट ट्रांसफर, या फिर हम उन्हें कहते हैं फोनॉन्स। ठीक, तो याद रखना मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा एक टॉपिक था। अब अगला चलते हैं, अब अगला करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट करेक्टर्स लिख दिए हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप। ठीक है, इसमें एक चीज बताना रह गया था, जो फिफ्थ हमने पॉइंट पढ़ा था लस्टर, कि मेटल्स का क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। इसमें मैं एक्सेप्शन बताना भूल गई थी, एक्सेप्ट लिख लेना आप लेड। ठीक है, लेड जिसका सिंबल होता है पीबी, इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा डल अपीयरेंस देता है, डल अपीयरेंस। ठीक है, जनरली मेटल्स आर लस्टरस एक्सेप्ट लेड, क्योंकि इसका सरफेस कैसा रहता है, बहुत ज्यादा डल रहता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड। जनरली मतलब लिखा है मतलब सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर भाई, नाम मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, मरकरी को छोड़कर जो सारे हैं वो क्या रहते हैं, सॉलिड। याद रखना किस पे, रूम टेम्परेचर पे। और मैंने इनका तो आपको बता ही दिया था, सीजियम का, गैलियम का और फ्रांसियम भी आप एक ऐड कर देना, क्योंकि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो वैसे आप हमारी जो बुक्स में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, मरकरी को छोड़कर सारे कैसे रहते हैं, जनरली सॉलिड। मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उसमें जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, जैसे मैंने आपको सोडियम का बताया था, क्या बताया था, एटॉमिक नंबर 11 है तो 2,8,1, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ऐसे ही मैंने मैग्नीशियम का बताया था 12, 2,8,2, लास्ट शेल में कितने हैं, दो। एल्यूमिनियम का मैंने बताया था 13, 2,8,3, लास्ट शेल में कितने हैं, 3। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल होती है उनके अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, सबका हाई होता है कुछ को छोड़कर, जैसे कि मरकरी का तो -38 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, लिक्विड। ठीक, सीजियम का कितना रहता है, 28.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका भी। गैलियम का 29.76 डिग्री सेल्सियस, इसका भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। और फ्रांसियम का भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। मेटल जो होते हैं जनरली इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी। बेसिकली क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल आप समझ सकते हो, क्लोजनेस ऑफ एटम्स बोल दो, पार्टिकल्स बोल दो। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा ठोस है आप बोल सकते हो एक तरीके से, कितना क्लोज है, कितना ठोस है, मतलब कम एरिया में ज्यादा एटम्स आ रहे हैं। तो जिसके कम एरिया में ज्यादा एटम्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है, लिथियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और बेरिलियम। इन सबकी डेंसिटी क्या है, इन सबकी डेंसिटी है लो। ये हैं तो सारे मेटल्स, बट इनकी डेंसिटी क्या है, लो। तो ये यहाँ से क्या बन जाते हैं, एक्सेप्शन। ठीक, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं एग्जैक्ट टेम्परेचर। अब अगर हम लोग रूम टेम्परेचर, जो कि हम कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करें
लिक्विड की क्या शो करते हैं, मरकरी, गैलियम और सीजियम। तो देखो मरकरी जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -38 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ओनली मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और यहाँ से जो Hg जो सिंबल लिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, हाइड्रा जायरम, जहाँ पे हाइड्रा का मतलब क्या होता है, वाटर, और जायरम का मतलब क्या होता है, वाटर या फिर लिक्विड बोल सकते हो, और इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर। तो बेसिकली वाटर लाइक सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, वाटर लाइक सिल्वर को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। देखो सिल्वर की तरह दिखता है, वाटर फॉर्म में होता है, तो वाटर लाइक सिल्वर को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड जायरम, या फिर Hg से हम लोग इसका सिंबल दिखाते हैं, और नाम क्या होता है, मरकरी। मेल्टिंग पॉइंट रहता है -38 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से इकलौता रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहने वाला मेटल बन जाता है मरकरी। अगर हम गैलियम की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 29.76 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि लो है। ठीक है, सीजियम का भी 28.4947 ऐसा रहता है, तो हम लोग लेते हैं अप्रॉक्स 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, जिसकी वजह से ये ह्यूमन पाम पे मेल्ट हो जाता है। मैंने बताया था जैसे ही आप इन्हें हथेले पे रखोगे, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उस पे ये आकर क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनको लेकर। और ये भी याद रखना है जो मरकरी है इससे खिलवाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइजनस रहता है, कैंसर कॉजिंग रहता है, यानी कार्सिनोजेनिक रहता है, पॉइजनस रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यहाँ पे मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, जिसमें पहला दिख रहा है हमें, मेटल्स आर नॉन ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, इनमें ज्यादातर मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, बस ये लास्ट वाला एक्सप्लेन करना है। मेटल जो होते हैं नॉन ब्रिटल होते हैं, नॉन ब्रिटल मतलब टूटेंगे नहीं अगर आप उनपे कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो, बट मैंने इसका एक्सेप्शन करा दिया था जिंक, एक्सेप्ट जिंक। ठीक है, और मैंने इसमें पूरा क्लियर बताया था कि जिंक कब मेलिएबल होगा, कब डक्टाइल होगा, जब आप इसको हीट ट्रीटमेंट दोगे, वरना रूम टेम्परेचर पे ये क्या रहता है, ब्रिटल, यानी आसानी से टूट जाएगा। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय मेटल्स की, मेटल जो है वो किस तरीके के आयंस बनाते हैं, तो मेटल जो है वो बनाते हैं कैटायंस बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, जैसे कि हमें पता है सोडियम के पास जो था वो क्या था, 2,8,1 था, इस 1 को वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देगा तो हम एक और चीज बोल सकते हैं, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जैसे जो अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हो आप, अगर आप एक भी नेगेटिविटी निकालते हो तो आप क्या कहलाओगे, पॉजिटिव कहलाओगे। ऐसे ही ये अपने अंदर से क्या निकाल रहा है, ये अपने अंदर से निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या आता है, नेगेटिव, तो इसने अपने अंदर से एक नेगेटिव चीज निकाली, क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा मेटल का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इसने अपने अंदर से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जब भी ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 साइन आएगा, 2 लूज करेगा तो +2 साइन आएगा, 3 लूज करेगा तो +3 साइन आएगा। ठीक है, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक लूज करने पे कितना साइन आता है, +1। और हमें पता है कि जो प्लस का साइन दिखाता है, ऐसे आयन जो कि प्लस साइन शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। और ये कब आता है इन पे प्लस साइन, हम कब लाते हैं, जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, यानी नेगेटिव पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो इनका नेचर क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दे फॉर्म कैटायंस। यानी जैसे कि Mg भी है वो क्या बनाएगा, Mg2+ बनाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 2,8,2 था, तो यहाँ से 2 निकालेगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा, Mg+2, प्लस आया है तो कैटायन हो गया, दिया है इसने तो इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो गया, और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एटॉमिसिटी की अगर बात करें तो एटॉमिसिटी क्या होता है, मतलब ये नेचुरली किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो H2 बना के रहता है नॉर्मली, नाइट्रोजन की बात, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो O2 में भी रहता है, और अगर ओजोन बना रहा है तो O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3।
तो ये देखो, ये डायटोमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक, ऐसे ही आगे टेट्राएटॉमिक होते हैं। पर अगर हम बात करें किसकी, ये सारे तो क्या थे, नॉन मेटल्स, तो इनकी तो बाद में बात करेंगे। अगर हम मेटल्स की बात करें तो अगर आप मेटल्स को उनकी वेपर स्टेट में देखोगे, भाप वाली स्टेट में, वेपर स्टेट में देखोगे, तो ये जो रहते हैं कैसे रहते हैं, मोनो एटॉमिक में मिलते हैं, यानी सिंगल एटम की फॉर्म में ये मिलेंगे। ठीक है, अब बात करें अगर मेटल जो है ऑक्साइड बनाते हैं तो उनके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, तो याद रखना जनरली आप क्या लिखोगे, जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक, जैसे कि सोडियम Na+1 और इसके साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा जिसके ऊपर चार्ज क्या रहता है 2-, ये हम लोग पढ़ेंगे, तो ये क्या बना देगा Na2O। ठीक है, तो ये Na2O क्या बन जाएगा, कैसा होगा नेचर में, बेसिक। ऐसे ही Mg2+, अभी मैंने बताया था 2+ कब बनेगा, जब वो आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा, और इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो कौन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और जो गेन करेगा उस पे क्या आता है, जो नेगेटिविटी को लेगा उस पे क्या आता है, नेगेटिव साइन। तो इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये आ गया 2+, इसने मैग्नीशियम के निकाले हुए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया 2-, और दोनों ने एक साथ कंपाउंड बना दिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और इसका भी नेचर क्या रहेगा, बेसिक। पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है मेटल, जैसे कि यहाँ पर क्रोमियम का दिख रहा है, मैंगनीज के जो ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर कैसा रहता है, एसिडिक। यहाँ से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट। ठीक, और ऐसे ही हमारे पास आते हैं एम्फोटेरिक भी होते हैं कुछ मेटल के ऑक्साइड नेचर में, एम्फीबियन से नाम याद रखना, एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, दोनों में रहते हैं, यानी बोथ। हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड बेस की तरह भी, जिनका नेचर बेसिक भी होता है और जिनका नेचर एसिडिक भी होता है, यानी वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, बेसिक एज वेल एज एसिडिक। और उन तीनों एटम के नाम क्या हैं, उन तीनों मेटल्स के नाम है एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। जैसे कि अगर एल्यूमिनियम की बात करें, अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हम लोग देखें तो ये क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। ठीक है, और अगर हम लेड की बात करें तो ये लेड ऑक्साइड PbO बनाता है। जिंक की बात करें तो ये ZnO जिंक ऑक्साइड बनाता है, और ये तीनों का ही नेचर क्या है, एम्फोटेरिक, यानी ये बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा, जनरली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक में 3 आएंगे, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। आई होप ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू सो मच।